हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 29 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सब क्वेश्चन हम कवर करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम। आज के दिन विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपके वनडे एग्जाम में। तो फिर कौन सा ऑप्शन आप लिखेंगे? आपको ऑप्शन टिक करना होगा। ऑप्शन ए, हर साल 29 जुलाई को विश्व स्तर पे एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम विश्व बाघ दिवस के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड टाइगर डे। कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। तो एक ही बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? बाघ आपको पता है खत्म होते चले जा रहे हैं, ये प्रजाति विलुप्त होने की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से बाघों का संरक्षण जरूरी है और बाघ संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता किस प्रकार से लाई जाए, तो ये ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को बाघ संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके विश्व स्तर पर। ठीक है, सभी हम बात करें पूरे विश्व में कितने देश आते हैं, कितने लोग हैं, तो जैसे हम बात करते हैं एक सम्मेलन, बड़ा प्रसिद्ध सम्मेलन जो हुआ था 2010 की बात है। 2010 में एक सम्मेलन हुआ था रूस में, और रूस की एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। तो वहां पर यह सम्मेलन हुआ, उसमें निर्णय लिया गया था कि हम हर साल 29 जुलाई को यह दिवस मनाएंगे। एक सेकंड रुकना जरा, सॉरी। ठीक है, तो 2010 में जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था उसे हम नाम दे देते हैं बाघ सम्मेलन। उसी 2010 के बाघ सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि हम हर साल ये दिवस मनाएंगे। उसके बाद से ये दिवस हर साल मनाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये जो बाघ सम्मेलन हुआ था 2010 में, इसमें कितने देश शामिल हुए थे? इसमें 13 देश शामिल हुए थे और इन्होंने निर्णय लिया था कि उस समय 2010 की बात है, इन्होंने आने वाले 12 सालों में यानी कि 2022 तक का लक्ष्य रखा था कि बाघों की संख्या में दुगनी बढ़ोतरी हो जाए। तो ऐसा उन्होंने क्या किया था, लक्ष्य रखा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने किसी न किसी वे में हमारे भारतवर्ष के लिए एक बेहतरीन कार्य किया है, और उनको हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि वो विशेष हैं, उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर हम इनके बारे में आपको एक क्वेश्चन बताना है, फिर हम थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में आपको देंगे। चलिए, लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन हैं? जल्दी से आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा इसमें उत्पल कुमार सिंह, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये कौन है? उत्पल कुमार सिंह इनका नाम है। उत्पल कुमार सिंह, जो कि वर्तमान में क्या हैं, लोकसभा के महासचिव हैं। और ये कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है।
18वीं लोकसभा का गठन अभी तो हुआ है, लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद, और 18वीं लोकसभा के महासचिव वर्तमान में कौन बने हुए हैं, तो आप कहेंगे उत्पल कुमार सिंह। इससे पहले 17वीं जो लोकसभा थी उसमें भी ये महासचिव के रूप में कार्यरत थे, और वैसे ये महासचिव कब बनाए गए थे, 1 दिसंबर 2020 को ये बनाए गए थे महासचिव, और अब तक ये सक्रिय हैं। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1960 में। कहां पर इनका जन्म हुआ, तो आपने एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, जमुई। तो जमुई जो एरिया है वो कहां पड़ता है, बिहार में। तो मूल रूप से ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में आप थोड़ी सी और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। लोकसभा के जो महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, यह बड़ा प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपको सिंपल लिख देना है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और ऑप्शन बी में क्या लिखा गया है आपके सामने, ओम बिरला का नाम लिखा हुआ है। और ओम बिरला वर्तमान में कौन है, तो आपको पता है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और 17वीं लोकसभा के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। 17वीं लोकसभा में जब ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, उसी समय इन्होंने उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया था। और ओम बिरला अब दोबारा से लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं, यह भी आपको पता है। लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं ओम बिरला। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह जिनका आज जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के ये IAS अधिकारी हैं। ठीक है ना। चलिए जी, अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे क्योंकि किसी न किसी वे में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य भी किया है, इन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। ठीक है, लेकिन आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं जयंती के बारे में, जिनकी आज जयंती है। इनका नाम क्या है, सी नारायण रेड्डी। सी नारायण रेड्डी की आज क्या है, जयंती है। तो जब हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, 1931 में हुआ, आज ही के दिन 29 जुलाई 1931 को इनका जन्म कहां पर हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था, 2014 में अलग हुआ ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। 12 जून 2017 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये किस रूप में हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुए हैं, तो ये एक साहित्यकार हुए हैं हमारे भारतवर्ष के, एक कवि हुए हैं हमारे भारतवर्ष के। और इन्होंने कौन सी भाषा को विस्तार दिया है, तो आपने इनके जन्म स्थान से समझ लिया होगा कि जो भारत के दक्षिण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें से कोई भाषा होगी। तो हम नाम लिख देते हैं तेलुगु भाषा का। तो तेलुगु भाषा को इन्होंने एक नया आयाम दिया। तेलुगु भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी। जैसे उनकी कुछ रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, तो एक रचना इनकी जो बड़ी प्रसिद्ध है, मुखामुखी नाम है उनकी एक रचना का, जो कि 1971 में इनके द्वारा लिखित है। उदयन न हरदेम, ये 1963 में इनके द्वारा लिखी गई थी। ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। इनको भारत सरकार के द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे हम बात करते हैं, भारत का 4थे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा 1977 में। इनको 3रे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी दिया गया था। कब दिया गया पद्म भूषण, ये बात है 1992 के आसपास की, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, 1992 में। इनको एक पुरस्कार और भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि जिनको बेहतरीन ज्ञान हो, जो लेखक हो, साहित्य का सर्वोच्च सम्मान आप इसे बोलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार को, जो कि इनको 1988 में दिया गया था। तेलुगु
और कन्नड़ भाषा भी इनको आती थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मैंने यहां पर लिखा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए तेलुगु भाषा के प्रख्यात साहित्यकार और कवि सी नारायण रेड्डी। ठीक है, उनका नाम वैसे है सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी। तो एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा जो आपके लिए बन सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 1961, देन यू आर करेक्ट। भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन ने 1944 में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने वाले संगठन की शुरुआत की थी। हालांकि इस पुरस्कार को देने की शुरुआत 22 मई 1961 को हुई। तो ये जो पुरस्कार है ना, ये तो शुरू किया गया था 22 मई 1961 को, लेकिन जिस संस्थान के द्वारा ये दिया जाता है उसकी स्थापना 1944 में साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन के द्वारा की गई थी। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 22 मई को ही क्यों हुई? क्योंकि साहू शांति प्रसाद जैन, उनका 50वां जन्मदिन था, वो इसी उपलक्ष्य में इस ज्ञानपीठ पुरस्कार को देने की परंपरा शुरू हुई। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने ना सुना, और अगर सुना है तो बहुत बढ़िया। इनका नाम है बाबा साहेब पुरंदरे। बाबा साहेब पुरंदरे की भी आज क्या है? जयंती है। और वैसे इनका पूरा नाम क्या था? बाबा साहेब मोरेश्वर पुरंदरे। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1922 में। और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कहां पे जन्मे होंगे? पुणे, महाराष्ट्र में। तो इनका जो गेटअप है वो आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा होगा महाराष्ट्र की। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 2021 में इनकी मृत्यु हुई। कहां पर? पुणे में ही हुई थी। ये किस रूप में हमारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुए? तो ये हमारे भारतवर्ष में एक बेहतरीन लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। और कौन सी भाषा को इन्होंने नया आयाम दिया? तो ये मराठी भाषा के बेहतरीन लेखक हुए हैं। मराठी भाषा के एक बेहतरीन साहित्यकार हुए हैं बाबा साहब पुरंदरे। इनको भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे हम भारत सरकार की बात करते हैं तो भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, जो कि हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या आप बता सकते हैं बाबा साहब पुरंदरे को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? अगर आपने लिखा होगा 2019 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। महाराष्ट्र में जन्मे थे ये। महाराष्ट्र की सरकार ने इनको महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया। महाराष्ट्र भूषण महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये इनको कब सम्मान मिला था? 2015 की बात है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इतिहासकार होने के साथ साथ ये थिएटर के कलाकार भी रह चुके हैं। और इन्हें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज पर अपने विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। इनके बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक नाटक जिसका नाम आपने सुना होगा, जानता राजा, ये महाराष्ट्री यानी कि मराठी भाषा में लिखा गया है जानता राजा। हिंदी में इसका मतलब होता है विवेकशील राजा। ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई कृति है। आप इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज इनकी जयंती है, नमन करते हैं हम। चलिए जी, ये चेहरा आप देख लीजिए। इनका नाम बताने से पहले आप एक क्वेश्चन बताएंगे। भारत में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय उद्योगपति कौन थे? तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा ना जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पायलट का सबसे पहले लाइसेंस किस व्यक्ति को मिला था? तो नाम आप लिख देना जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा का। ठीक है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? JRD टाटा के नाम से इनको हम जानते हैं। इनकी आज जयंती है। और जैसे बात करें, इनका जन्म 29 जुलाई 1904 को हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ? पेरिस में। ये वही पेरिस है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। और पेरिस में जो ओलंपिक हो रहे हैं 2024 में, इसमें भारत ने खाता भी खोल दिया है। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है
10 मीटर पिस्टल में, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वो न्यूज मैंने कवर कर दी है अपनी एक जो नई क्लास चलती है ना करंट अफेयर वाली, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। 29 नवंबर 1993 को इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? जिनेवा में। जिनेवा में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय बना हुआ है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। स्विट्जरलैंड, तो इसमें ठीक है, वहां पर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इनके बारे में प्रसिद्धि यही है कि इन्होंने कौन सी शुरुआत की थी। एक तो टाटा ग्रुप के बारे में तो आप जानते होंगे, जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। जेआरडी टाटा ने उसी टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ नई शुरुआत की थी। पहली वाणिज्यिक विमान सेवा शुरू की थी उन्होंने, ठीक है। उसका नाम क्या आता है? टाटा एयरलाइंस का नाम तो आपने सुना होगा ना। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत किसने की थी? तो नाम आता है जेआरडी टाटा का। और आगे चलकर यह भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा बन गई। इसका नाम बदल दिया गया और इसे हम क्या कहने लगे हैं? एयर इंडिया के नाम से हम जानने लगे हैं। तो एयर इंडिया की शुरुआत किसने की थी? जेआरडी टाटा ने। लेकिन जब इन्होंने शुरुआत की तो उसका नाम क्या रखा था? टाटा एयरलाइंस। तो भारत के नागरिक उड्डयन का पिता इनको कहा जाता है, जहांगीर रतन जी टाटा को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी जैसे हम बात करें जमशेद जी नुशीरवान जी टाटा, ये कौन थे? तो ये इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रतन टाटा के बारे में तो आपको पता होगा, एक बड़े दानवीर माने जाते हैं, दानवीर उद्योगपति, जो कि टाटा इस ग्रुप की कई वर्षों तक कमान संभाल भी चुके हैं। लेकिन अभी टाटा जो ग्रुप है उसकी कमान कोई और संभाल रहा है और उनका नाम क्या है? साइरस मिस्त्री। तो यहां पर जैसे हम बात करें चेयरमैन कौन कौन रहे हैं, तो ये चेयरमैन की लिस्ट है इस टाटा ग्रुप की। तो सबसे पहले जो संस्थापक थे जमशेदजी टाटा, जो 1887 से 1904 तक इसके चेयरमैन रहे। 1904 से 1932 तक कौन रहे थे? सर दोराबजी टाटा। उसके बाद में NB शकलतवाला बने 1932 से 1938। फिर आए जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी आज क्या है? जयंती है। ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन कब से कब तक रहे? 1938 से 1991। उसके बाद में रतन टाटा आए, 1991 से 2012 तक रहे। और 2012 से लेकर आज तक कौन बने हुए हैं इसके चेयरमैन? साइरस मिस्त्री। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे भारत का, ठीक है। चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी हो और ना भी सुना हो, कोई बात नहीं। ये कौन है? तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हम बात करें, इनका नाम क्या है? इनसे संबंधित एक पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? फिर मैं उस बात को वहां तक रिलेट कर पाऊंगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? अगर आपने लिखा होगा ना कुनियल कैलाशनाथन, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब ये हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी, हाल ही में नई नियुक्ति हुई है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1-2 दिन ही हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन बात करें अभी तक इनकी जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये अपडेट नहीं किया गया है। उस पर अभी भी आपको नाम दिखाई देगा CP राधाकृष्णन का। तो CP राधाकृष्णन पहले, यानी कि इनसे पहले उपराज्यपाल थे इसके, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है, बिल्कुल भी आपकी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो एडोल्ड गोबर्ट इनका नाम है, एडोल्ड गोबर्ट। तो ये किस रूप में जाने गए? ये जो पुडुचेरी की हम बात कर रहे हैं, जिसे पहले पांडुचेरी के नाम से जाना जाता था, तो पुडुचेरी के ये पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है। अब बात आती है मुख्यमंत्री, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे उपराज्यपाल की, जिसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो केंद्र शासित प्रदेश का होता है। तो फिर इसमें मतलब क्या? पुडुचेरी जिसे पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, और पांडिचेरी पहले क्या था? एक राज्य था।
और राज्य का तो आपको पता है मुख्यमंत्री होता है। तो पांडिचेरी के मुख्यमंत्री रहे थे ये कब से कब तक रहे थे, तो आपको ध्यान में रखना है 1963 से लेकर 1964 तक। 1 जुलाई 1963 से 24 अगस्त 1964 तक ये रहे थे एडवर्ड गोबर्ट। ठीक है, और इनके जन्म के बारे में जैसे हम बात करें, इनका जन्म 1894 में हुआ, इनकी मृत्यु 14 अगस्त 1964 को हो गई थी, और उस समय ये सीएम की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अभी आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, तो अब पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं कैलाशनाथन जो है ना, उनके बारे में थोड़ी सी बात अगर मैं बताऊं तो ये 1979 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं, और कलेक्टर के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग सुरेंद्रनगर में हुई थी। सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, अनेकों विभागों की सेवाएं करते हुए ये अब उपराज्यपाल की भूमिका निभाएंगे पुडुचेरी में। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उनके काफी भरोसेमंद अफसरों में से एक माने जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और कुछ समय पहले इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया था, है ना, तो ये बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो एक न्यूज आपको ये भी ध्यान में रखनी है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट्स 6 न्यू गवर्नर्स, रीशफल 3 अदर्स। तो हमारी जो द्रौपदी मुर्मू हैं, हमारे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने 6 नए गवर्नर्स की नियुक्ति की है, और 3 जो अन्य हैं उनकी क्या की है, उनकी अदला बदली की है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो कहेंगे आप राष्ट्रपति का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन है, थोड़ा सा अगर मोटा मोटा अगर हम अनुमान लगाएं, ये मैंने न्यूज कौन सी क्लास में कवर कर दी है, वैसे करंट अफेयर्स सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई आपको दिखाई दे जाएगी, उसके अंतर्गत आपकी क्लास चला करती है। उसमें मैंने आपको ये न्यूज कवर करके बताई है, एक एक नाम मैंने उसमें आपको बताया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा नए गवर्नर्स की, उनमें कुछ नाम जैसे हम बात करें, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो पहले मणिपुर के राज्यपाल थे, उनको अब असम का राज्यपाल बना दिया गया है, और मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका अब अनुसुईया उइके निभाएंगी। और गुलाब चंद कटारिया अब पंजाब के गवर्नर बन जाएंगे, और पहले इनसे पहले कौन थे, गवर्नर पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, यानी कि गुलाब चंद कटारिया अब पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित की जगह ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो विज्ञप्ति है ये जारी की गई थी भारत सरकार के द्वारा। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, इसमें आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो आपको पता होने चाहिए। और भी कई राज्य हैं जहां पर ये नियुक्तियां की गई हैं, जैसे हम बात करें हरिभाऊ किशन राव बागड़े, इनको राजस्थान का गवर्नर बना दिया गया है। जिष्णु देव वर्मा, उनको तेलंगाना का गवर्नर बना दिया गया है। और इनके अलावा जैसे हम बात करें पुडुचेरी के बारे में, पुडुचेरी के तो मैंने अभी बताया ही है, मैंने क्या लिखा है, हाल ही में नियुक्ति हुई है, कुनियल कैलाशनाथन उनको बना दिया गया है। और साथ में जैसे हम बात करें ओम प्रकाश माथुर, उनको अब सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया है। संतोष कुमार गंगवार जो हैं उनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया है। असम रेमन डेके को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। चौधरी विजय शंकर को मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर की भूमिका अब सीपी राधा कृष्णन निभाएंगे, जो अब ये थे, अब ये कहां चले गए हैं, सीपी राधा कृष्णन। तो इनके बारे में आप लिख देना कि अब ये महाराष्ट्र में चले गए हैं। ठीक है, एक राज्यपाल के रूप में। पहले ये उपराज्यपाल थे, कहां के, पुडुचेरी के। गुलाब चंद कटारिया जो कि पहले असम की भूमिका निभा रहे थे, अब वो पंजाब की राज्यपाल की भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ बातें जो है वो मैंने आपको क्लास में वहां पर करवा रखी हैं। थोड़ा सा मैंने आपको वर्बली बता दिया, लिखा मैंने जानबूझकर नहीं है, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी। लेकिन करंट अफेयर्स की जो बात आई है तो थोड़ा सा मैंने लिखवा दिया है, कुछ नई नियुक्तियां जो राष्ट्रपति के द्वारा की गई हैं। ठीक है,
अब चलो हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। इनका नाम भी शायद आपने सुना हो। इनका नाम क्या है? डैग हैमर सकजोल्ड। डैग हैमर सकजोल्ड। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1905 में। 1905 वही साल है जिस साल बंगाल का विभाजन किया गया। उसी साल इनका जन्म हुआ था। कहां पर? स्वीडन में। ठीक है ना। और जैसे हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हुई। एक सेकंड रुकना जरा थोड़ा सा। 18 सितंबर 1961 को कहां पर हुई थी? जाम्बिया में। और उस समय ये क्या कहलाता था? जाम्बिया रहोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ये किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये यूएन के महासचिव रहे हैं। यूएन के महासचिव की भूमिका निभा चुके हैं। कौन से नंबर के महासचिव रहे थे ये? दूसरे महासचिव रहे। कब से कब तक रहे? 1953 से लेकर इन्होंने 1961 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की भूमिका निभाई। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? तो नाम आएगा एंटोनियो गुटेरेस का। एंटोनियो गुटेरेस मूल रूप से कहां से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। पुर्तगाल के ये पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और अब ये यूएन के महासचिव की भूमिका निभा रहे हैं। यूएन में कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में? तो आप कहेंगे 193 सदस्य देश हैं इसमें यूएन में। जब इसकी स्थापना हुई थी यूएन की उस समय इसमें 51 देश थे 1945 में। लेकिन अब आज 2024 में देखें तो इसमें 193 देश सदस्य देश हैं। ठीक है। इस यूएन की अगर हम मेन बॉडीज की बात करें तो जनरल असेंबली जो इसकी मुख्य बॉडी मानी जाती है, जो यूएन के सदस्य हैं वो जनरल असेंबली के सदस्य मान के चलिए। जनरल असेंबली का मतलब होता है महासभा, जहां पर वो बैठकर मीटिंग करते हैं। यानी कि अगर कोई इसका सदस्य देश है तो वो महासभा में बैठेगा ही बैठेगा। 193 सदस्य देश मैंने आपको बताए, तो वो इस मीटिंग में बैठते ही हैं जहां पर ये बैठ के बात करें। और सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी, इसे हम बोल देते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 तो वो हैं जो परमानेंट हैं, 10 वो हैं जिनकी नियुक्ति 2 सालों के लिए होती है। 5 जो सदस्य देश हैं परमानेंट, उन परमानेंट के पास पावर होती है कि अगर कोई भी एक बोल दे कि मुझे ये प्रस्ताव पास नहीं, तो प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अगर कोई कह दे मुझे पसंद नहीं है ये। भारत यूएनएससी में परमानेंट सदस्य बनने की तरफ अपना एक कदम उठा रहा है और देखते हैं कब तक वो सफल हो पाता है। जापान भी चाहता है कि मुझे यूएनएससी में जगह मिले, ब्राजील भी चाहता है। इसी वजह से ब्राजील और भारत और जापान ये मिले हुए हैं, 4 देश हैं ये आपस में कि हम यूएनएससी में जगह बनाएंगे। तो देखते हैं कब तक ये संभव हो पाता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी यूएन की एक काउंसिल है। ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम से पता चल रहा है। 193 देश इसके सदस्य देश हैं। अगर इन 193 देशों में से किसी आपस में किसी का कोई टकराव हो जाए तो ये इंटरनेशनल कोर्ट बनी हुई है जो कि यूएन के द्वारा कंडक्टेड है, यानी कि यूएन का एक पार्ट मान लीजिए। ये सुलझाएगी मुद्दा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये उलझा देती है सुलझाने की बजाय। ठीक है। तो ऐसा भी आपको कई बार पढ़ने को मिला होगा इतिहास में। ठीक है ना। सेक्रेटरीट, तो ये 6 बॉडीज इनकी मानी जाती हैं यूएन की। यूएन की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं ये क्वेश्चन आपको बता देना है। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। यूएन में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? अगर आपने लिखा होगा इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसका मतलब क्या है 6 आधिकारिक भाषाएं यूएन की? यूएन यानी कि एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन जिसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। 193 सदस्य देशों का एक संगठन, अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी हो तो ये 6 आधिकारिक भाषाओं में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। कौन कौन सी वो लैंग्वेज हैं? एक तो है अरेबिक, एक चीनी और एक है अंग्रेजी जिसे हम इंग्लिश बोल देते हैं। ठीक है। और एक है फ्रेंच, फ्रांसीसियों की भाषा, और एक है रशियन जिसे हम रूसी भाषा बोल देते हैं, और एक है स्पेनिश।
इस प्रकार ये 6 भाषाएं हैं, इन 6 भाषाओं में ये अपना ऑफिशियल नोटिस जारी करते हैं। ठीक है, बाकी भाषाओं में नोटिस जारी नहीं करते। यानी कि अगर हम चाहेंगे कि हमें यूएन का नोटिस पढ़ना है तो हमें इंग्लिश में पढ़ना होगा या फिर हमें वो भाषा चूज करनी होगी जो हमें आती हो। हमारी हिंदी भाषा अभी इसमें नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि हिंदी भाषा इस यूएन की अधिक भाषा बन पाएगी? तो इसके लिए भी हर हिंदी भाषी प्रयास करता ही है कि जो विश्व स्तर में अगर देखें तो हिंदी भाषा बोलने वाले समझने वाले लोग बहुत हैं। तो यूएन में भी इसका डंका बजना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा विश्व स्तर पे। हमारी जो इंटरनेशनल अगर हम बात करें ट्रीटी जो कितनी बेहतरीन हो पाती है, लेकिन वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर है। और विदेश नीति हमारी कितनी बेहतरीन हो सकती है, हम कितना विश्व स्तर पर अपना पहचान बना सकते हैं। तो वो एक दिन आएगा, जरूर आएगा, जिस दिन हमारी ये भाषा भी इसमें आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल की जाएगी। तो अब हम बात करेंगे आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में। तो चलिए, इनका नाम क्या है? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। आसफ अली जो है ना, वो इनके पति का नाम था, इसी वजह से इनको कहा जाता है श्रीमती अरुणा आसफ अली। लेकिन इनका जो मूल नाम क्या था? अरुणा गांगुली इनका मूल नाम था, अरुणा गांगुली। और आपने जरूर देखा होगा हमारे भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने इतिहास की पुस्तकों में। ठीक है, तो आपने इनका नाम बखूबी सुना होगा। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था हरियाणा में। हरियाणा की आन बान शान ये रही हैं। 1909 में जन्मी हरियाणा में, और इन्होंने शादी की आसफ अली के साथ, इसी वजह से ये कहलाई श्रीमती अरुणा आसफ अली। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 1996 में। ठीक है, इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका रही इनकी। तो एक क्वेश्चन जो बड़ा प्यारा बन सकता है इनसे संबंधित, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली रिक्त स्थान में भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी। अगर आपने लिखा होगा ना भारत छोड़ो आंदोलन, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ी सी बात अगर हम करें तो दिन था 7 अगस्त 1942 का। महात्मा गांधी उस बैठक में गए हुए थे। 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में एक बैठक हुई कांग्रेस के प्रतिनिधियों की। उसमें अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अगले दिन प्रस्ताव रखा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं जिसका नाम रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। सभी ने विचार विमर्श किया और स्वीकार भी कर लिया कि चलो ठीक है, महात्मा गांधी सही बोल रहे हैं। अगले दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। जिस मैदान से इसकी शुरुआत हुई उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति मैदान। और जिस क्रांति की बात कर रहे हैं इसे हम कहते हैं अगस्त क्रांति, क्योंकि ये अगस्त महीने में हुई थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 7 अगस्त को बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा, उसे स्वीकार भी कर लिया गया। उससे अगले दिन 9 अगस्त को वो क्रांति शुरू भी हो गई। महात्मा गांधी ने इसी दौरान कहा था कि करो या मरो। इस भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधियों में अहम स्थान रख पाई थी। जो भी सूचना थी उनको गुप्त तरीके से दूसरों तक पहुंचाना, तो ये इनका कार्य था, बखूबी इन्होंने किया। इनको लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1964 में। ठीक है, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी दिया गया 1991 में। ठीक है, इनको भारत सरकार ने भारत रत्न से भी नवाजा था। ये कब की बात है? 1997 की बात है। हालांकि उससे पहले इनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। पद्म विभूषण के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये इनको कब मिला था? 1992 में इनको दिया गया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? 1997 में भारत रत्न से सम्मानित हुए मरणोपरांत। क्लियर हुआ आपको?
चलिए बहुत बढ़िया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनका विशेष योगदान रहा। ऐसी महान विभूतियों को हम नमन करते हैं। इनका नाम आप जानते होंगे, इनका नाम है जॉनी वॉकर। ठीक है ना, जॉनी वॉकर ये किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? ये एक हमारे भारत के हास्य अभिनेता रह चुके हैं। जॉनी वॉकर का नाम आपने नहीं सुना तो आपके दादाजी, आपके पिताजी, उन्होंने जरूर सुना होगा अगर वो सिनेमा देखने के इंटरेस्टेड रहे हों तो। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इंदौर में इनका जन्म हुआ था 1923 में। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 29 जुलाई 2003 को। ठीक है ना, कहाँ पे हुई थी? मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। जॉनी वॉकर के बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि जॉनी वॉकर का मूल नाम क्या था। अगर आपने इसमें लिखा होगा बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, अति उत्तम। इनको 1959 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार मिला था मधुमती के लिए। मधुमती, ठीक है ना। भारतीय सिनेमा में कॉमेडी के ये बादशाह माने जाते थे उस समय के। ठीक है, चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। इनका नाम आपने शायद सुना भी होगा, शनेमई चौधरी इनका नाम था, शनेमई चौधरी। इनका जन्म 9 मई 1935 को हुआ था। उन्नाव एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आपको पता ही होगा। ये कहाँ पर है? ये यूपी में पड़ता है एरिया। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2017 में हुई थी। ठीक है, और इनकी कर्मभूमि हमारा भारत रहा है। स्नेहमयी चौधरी भारत की एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके लिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन सी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारतवर्ष की एक बेहतरीन कवित्री थी ये। अगर पुरुष होता तो हम क्या लिखते? कवि। महिला हो तो क्या लिखते हैं? कवित्री। इनका अगर हम लेखनी का अगर अंदाजा लगाएं तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी। इनकी एक रचना का नाम है पूरा गलत पाठ, और एक इनकी रचना और भी है चौतरफा लड़ाई, और एक इनकी और भी रचना है हड़कंप नाम से। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कविता के संग्रहों के लिए इनको जाना जाता है। और कौन सी भाषा को इन्होंने नया आयाम दिया अपनी रचनाओं में? हिंदी भाषा की ये बेहतरीन कवित्री थी अपने समय की। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं इनके बारे में भी। शायद आपने इनके बारे में जिक्र जरूर सुना होगा अगर आपने इतिहास को अच्छे ढंग से खंगाला होगा। इनका जन्म कब हुआ था? 23 मई 1919 को इनका जन्म हुआ। कहां पर इनका जन्म हुआ? लंदन में। इनका वैसे मूल नाम क्या था? इनका नाम था आयशा। आयशा, क्लियर हुआ। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 29 जुलाई 2009 को। कहां पर इनकी मृत्यु हुई? जयपुर में। जयपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये राजस्थान में है। ठीक है ना। और ये महाराजा जितेंद्र नारायण की बेटी थी, और इनकी मां का नाम था इंदिरा राजे। शायद आपने नाम सुना होगा। मान सिंह द्वितीय इनके पति का नाम था, और ये जयपुर घराने की ये राजमाता के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है ना, तो ये राजमाता थी। गायत्री देवी दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी उस समय। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इनके समय की। बालिकाओं की शिक्षा के लिए 1943 में जयपुर में पहला पब्लिक स्कूल महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल प्रारंभ किया गया था। आपने जरूर सुना होगा 1943 में एक स्कूल जो इन्हीं के नाम पर बनाया गया। ठीक है ना, महारानी गायत्री देवी। और इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1939 से 1970 तक एक भूमिका निभाई थी इन्होंने, एक शासिका की। ठीक है, जयपुर घराने की राजमाता, क्योंकि जयपुर में इनकी मृत्यु हुई। राजस्थान में तो आपको पता ही होगा बहुत सारे घराने थे, है ना। जयपुर घराना, तो जयपुर घराना जो है उनकी राजमाता रही। जयपुर, ये देखो बुजुर्ग अवस्था में ऐसी दिखती थी राजमाता गायत्री देवी। अब एक क्वेश्चन बताओ जयपुर के बारे में।
जयपुर जो है, जयपुर को भारत की रिक्त स्थान भी कहा जाता है, सपनों की नगरी, बसंत की नगरी, गुलाबी नगरी। अगर आपने लिखा होगा ना गुलाबी नगरी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारत की गुलाबी नगरी अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आपको नाम लिख देना है किसका, जयपुर का। लेकिन कई बार आपसे हरियाणा के बारे में पूछा जाता है, हरियाणा की गुलाबी नगरी, तो फिर किसका नाम आएगा, फतेहाबाद का। फतेहाबाद हिसार और सिरसा के आसपास के क्षेत्र में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, जो कि हिसार विभाग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। चलिए अब हम बात करें इनके बारे में। अगर जैसे हम बात करते हैं गायत्री देवी, ये कूच बिहार की राजकुमारी थी और जयपुर की महारानी थी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर जरूर सुना है अगर आपने इतिहास को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना है जरूर, मुझे पता है। विद्यासागर जो थे उनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। 26 सितंबर 1820 को कहां पर इनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 29 जुलाई 1891 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये किस वजह से जाने गए थे, तो ये एक शिक्षा शास्त्री रहे हमारे भारतवर्ष के, ये एक सामाजिक सुधारक रहे हैं हमारे भारत के, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे भारतवर्ष के। एक क्वेश्चन जो बड़ा प्यारा बनता है इन पर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस बात पर बल दिया था, महिला रोजगार पर, परिवार नियोजन पर, विधवा पुनर्विवाह पर, दहेज प्रथा का उन्मूलन पर। मूल रूप से अगर लिखा जाए तो आप कहेंगे विधवा पुनर्विवाह के ये पूर्ण समर्थक थे। यानी अगर आप देखते हैं कि एक महिला और पुरुष की शादी हो जाती है, और आपको पता है हमारा समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है, अगर उसमें पुरुष की मृत्यु हो जाए तो जाहिर सी बात है कि महिला जो है वो अब विधवा कहलाई जाएगी। क्या उसे हक नहीं है, बिल्कुल हक है ना, वो भी तो इंसान है। हम अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए दूसरों को कैसे गिरा सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी तरह ही एक जीव है बेहतरीन। और आप कह सकते हैं उसी से क्या है, इस संसार की कल्पना है। एक स्त्री के बिना तो संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन हम क्या हैं, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, और हमने ये स्वीकार किया, हमने ये धीरे 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 कहीं ना कहीं लागू कर दिया कि हम श्रेष्ठ हैं। और विधवा अगर पुरुष की मृत्यु हो जाए तो उसे पहले तो साथ में जला दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे प्रयास होता रहा, सामाजिक सुधारक होते रहे, धीरे धीरे ये परंपराएं भी बनी कि विधवा अगर हो तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, उसे भी पूरा हक है। और अब तो कानून भी बन चुके हैं, संविधान लागू होने के बाद ऐसे आपको असंख्य विधवा पुनर्विवाह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ऐसे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनका जो प्रचार था इसी मामले को लेकर था कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, और इसी वजह से ये जो कानून बनाया गया था विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में, तो ये इन्हीं की बदौलत बना था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है ये, स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया इन्होंने। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, वेमपति चिन्ना सत्यम। वेमपति चिन्ना सत्यम इनका नाम है। इनकी अगर हम जन्म की बात करें तो 26 अक्टूबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, कहाँ, 2012 में। तो चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। ये सत्यम जो हैं वो कुचिपुड़ी नृत्य के क्या रहे हैं, नृत्यक रहे हैं। कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य है तो फिर किसका नाम लिखेंगे। अगर लिखा होगा ना आंध्र प्रदेश का नाम, तो बखूबी आपने अच्छी बात लिखी है। कुचिपुड़ी एक जगह का नाम भी है जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। वहीं पर इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ही एक बड़ी प्रसिद्ध
नृत्य कला कुचिपुड़ी को इन्होंने सीखा और उसी में ये श्रेष्ठ बने। और इनकी मृत्यु भी कहां पर हुई? चेन्नई आंध्र प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत सरकार ने इनको नृत्य के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो कि हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि इनको 1998 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी इनको मिली थी 1967 में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कुचिपुड़ी को एक महान नृत्यक रह चुके हैं, एक गुरु की भूमिका भी इन्होंने निभाई है, कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु। ठीक है ना। 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना भी इन्होंने की थी। इनके बारे में आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना होगा, इनका नाम है वसुंधरा कोमकली। वसुंधरा कोमकली के बारे में अगर हम बात करें, इनका जन्म 23 मई 1931 को हुआ था। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2015 में हुई थी, 2015 में। ये आप देख सकते हैं, अगर फोटो को आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये भारत की प्रसिद्ध क्या रही हैं? शास्त्रीय संगीतकार रही हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार वसुंधरा कोमकली की आज क्या है? पुण्यतिथि है। हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा जो आपके लिए बन सकता है, भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार वसुंधरा कोमकली किस संगीत घराने से संबंधित थी? आप जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। पंडित कुमार गंधर्व की गायन शैली को इन्होंने आगे बढ़ाया और देवास का नाम इन्होंने रोशन किया था। जैसे हम बात करें कौन से घराने से संबंधित थी, ये ग्वालियर घराने से संबंधित थी। ये किस नाम से प्रसिद्ध हुई हमारे भारतवर्ष में? इनको वसुंधरा ताई के नाम से जाना जाता था। वसुंधरा ताई यानी कि वसुंधरा कोमकली, जो कि हमारे भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार रह चुकी हैं। और इस प्रकार से ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। चलिए जी, आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसे ही आप क्वेश्चन करते रहेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, YouTube पे आप ये कक्षा देख रहे हैं। YouTube के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, मौज, फेसबुक, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स। बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको करंट अफेयर्स की जो कक्षा होती है उसकी PDF प्रोवाइड करवाई जाती है टेलीग्राम चैनल पर, परंतु आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षा उसकी PDF आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।